नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार और स्वागत है आपका बेसिक साइंस सीरीज यूट्यूब चैनल में। आप अगर नए हैं चैनल में तो आपको बता दूं, यहाँ पे हम ऐसी बातें डिस्कस करते हैं जो साइंस से रिलेटेड रहती हैं, रिसर्च से रिलेटेड रहती हैं। तो अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हैं या इस तरह का आपको इंटरेस्ट है, इस तरह का कंटेंट आपको देखना पसंद है, तो स्वागत है आपका बेसिक साइंस सीरीज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन रिसर्च आर्टिकल एंड रिव्यू आर्टिकल। दो तरह की पब्लिकेशंस होती हैं रिसर्च में। हालांकि और भी तरह की हैं। मेन जो पब्लिकेशंस जो हम बात करेंगे यहाँ पे, वो दो तरह की हैं, रिसर्च आर्टिकल और रिव्यू आर्टिकल्स। हम जानेंगे कि उनके बीच में डिफरेंस क्या रहता है। यहाँ पे हम बुक चैप्टर या बुक की बात नहीं करेंगे या कोई और तरह की जो शॉर्ट कम्युनिकेशंस होती हैं उनके बारे में बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे रिसर्च आर्टिकल और रिव्यू आर्टिकल के बारे में। जानेंगे ये दोनों क्या होते हैं, कौन आपके लिए ज़रूरी है, कौन आपके लिए ज़रूरी नहीं है, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, किस पे कब फोकस करना चाहिए। ये ऐसी कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, डिपेंडिंग अपॉन माई नॉलेज, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज़ अवेलेबल इन द लिटरेचर। सारी जो चीज़ें हैं कोशिश करेंगे कवर कवर करने की, और फिर आप खुद से सर्च कीजिए, खुद से इसके बारे में पढ़िए, और आई थिंक उसके बाद आपके पास क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस वीडियो के बाद तो डेफिनेटली आपके पास क्लैरिटी ज़्यादा होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं रिसर्च आर्टिकल और रिव्यू आर्टिकल के बारे में, और इनके बीच में अगर कोई डिफरेंस है तो वो क्या है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं रिसर्च आर्टिकल के बारे में डिस्कस करना, लेकिन उससे पहले जानने की कोशिश करते हैं रिसर्च एक्चुअली में होती क्या है। और ये जो डिस्कशन मैं करने वाला हूँ आपसे, ये ऑन द टॉपिक विच इज़ बायोसाइंसेस। बायोसाइंसेस से रिलेटेड जो है उस कंटेंट को बनाने की मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश करूँगा कि जो टॉपिक रहे वो जनरल रहे, बट एग्जाम्पल जो है बायोसाइंसेस के होंगे, क्योंकि मेरी जो रिसर्च है वो बायोसाइंसेस में है, तो उसका इम्पैक्ट तो इस डिस्कशन के ऊपर पड़ेगा ही। तो मुझे माफ़ कीजिए अगर आप दूसरे साइंसेस से हैं, लेकिन कंटेंट को इस तरह से रखने की कोशिश करूंगा ताकि आपको जो है क्लैरिटी आ जाए। जनरलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ एक एग्जांपल दूंगा मैं, और उम्मीद करूंगा कि आपको जो है वो लिंक कर पाएंगे आप अपने सब्जेक्ट से। ओके, सबसे पहले रिसर्च की बात करेंगे। रिसर्च हम क्यों करते हैं? रिसर्च हम तभी करते हैं जब हम कुछ नया जानना चाहते हैं, एक न्यू नॉलेज क्रिएट करना चाहते हैं, इसीलिए रिसर्च की जाती है। फंडामेंटल एस्पेक्ट होता है रिसर्च का कि हमने कुछ इनोवेटिव करना है, कुछ नया करना है। वो चाहे आप एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू करो या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के थ्रू करो, राइट। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। बस एक नया नॉलेज आपको क्रिएट करना है। जब आप नया नॉलेज क्रिएट कर लेते हैं, उसको आपको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लिखना होता है, और वो यूजुअली आप क्या करते हैं, उसको एज ए रिसर्च आर्टिकल फॉर्मेट में लिखते हैं। और रिसर्च आर्टिकल लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका भी होता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं जिनको आप प्लीज़ देखिए कि किस तरह से एक आर्टिकल फॉर्मुलेट किया जाता है। बहरहाल, अब आते हैं रिसर्च के ऊपर। रिसर्च वो प्रोसेस है जिसमें हम एक नया नॉलेज, न्यू नॉलेज क्रिएट करते हैं, और उस नॉलेज को जब हम रिटन फॉर्मेट में लिखते हैं तो एक आर्टिकल लिखा जाता है जिसको हम रिसर्च आर्टिकल कह सकते हैं, राइट। तो ये आपकी रिसर्च आर्टिकल की बात हो जाती है। अब न्यू नॉलेज की जब बात आती है तो आपकी एक डिफाइंड प्रोसेस होगी। अब यहाँ पे मैं बायो साइंसेस का एग्जांपल दूंगा, और दूसरी जो एक्सपेरिमेंटल साइंसेज है वो भी इसमें आ जाती हैं। तो बायो साइंसेस के एक्सपेरिमेंट्स जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपके पास कुछ मटेरियल होता है, आपके पास एक लैब होती है, एक मटेरियल होता है, फिर आप उससे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर आपके रिजल्ट्स आते हैं, आप कुछ हाइपोथेसिस जो है लेआउट करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट्स तो आपकी हाइपोथेसिस या तो एक्सेप्ट होती है, रिजेक्ट होती है। इस तरह से जो है आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उससे एक नया नॉलेज जो क्रिएट करते हैं, उसको जब आपने एक आर्टिकल फॉर्मेट में लिखना होता है तो आपके पास कंस्ट्रक्ट हो जाता है रिसर्च आर्टिकल। तो अब बात करते हैं रिसर्च आर्टिकल का स्ट्रक्चर कैसे रहता है। चलिए अब आते हैं रिसर्च आर्टिकल के स्ट्रक्चर के ऊपर। रिसर्च आर्टिकल और रिव्यू आर्टिकल का स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस करेंगे। में फंडामेंटल डिफरेंस होता है इन दोनों के स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर यानी इसमें कौन कौन सी चीज़ें लिखी जाती हैं। रिव्यू आर्टिकल में अलग होता है। रिव्यू आर्टिकल में आपके पास बहुत सारी इंडिपेंडेंस रहती है किस तरह से लिखना है, लेकिन रिसर्च आर्टिकल आपका डिफाइंड है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो जर्नल्स होते हैं जहां आप अपने आर्टिकल सबमिट करते हैं, वो आपको एक आइडिया दे देते हैं। अगर आप ऑथर गाइडलाइंस में जाएंगे तो जर्नल यहाँ पे वो पत्रिकाएं हैं जहां पे आपका पेपर पब्लिश होगा, राइट। तो वहां पे आप जाएंगे तो ऑथर गाइडलाइंस में आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। आपको बता दिया जाएगा कि आपने आर्टिकल इस तरह से अपना फॉर्म करना है या कंस्ट्रक्ट करना है। और वो गाइडलाइंस जो होती हैं बहुत ही स्पेसिफिक होती हैं, बहुत डिटेल भी होती हैं। तो जब आप पेपर लिखना शुरू करें तो ये डिसाइड कर लें कि किस टेंटेटिव जर्नल में आपको भेजना है, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मुलेट कीजिए, और ऑथर गाइडलाइन में जाके आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, अपना आर्टिकल को उसी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डालना शुरू कीजिए, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं। वो कहते हैं कि आर्टिकल इतने वर्ड्स का होना चाहिए, उसके जो सेक्शन है इस तरह से होने चाहिए, इस तरह से उसको लिखा जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि ऑथर का काम भी ईजी हो जाता है, और रिव्यूअर्स या एडिटर उनका काम भी हो जाता है ईजी।
नहीं तो दोनों को मुश्किल होगी। अगर आप अपने ही फॉर्मेट में लिखेंगे, वो वापस भेज देंगे आपका पेपर, बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मेट जो है आपने बनाना है, क्योंकि हर एक जर्नल का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, वो ध्यान में रखना है आपको। यूजुअली एक जनरल फॉर्मेट आर्टिकल का रहेगा जिसमें इंट्रोडक्शन होगी। इंट्रोडक्शन मींस आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में लिखेंगे उसमें, और थोड़ा बहुत जो लिटरेचर है वो भी आप समराइज कर देंगे उसमें। रिसर्च आर्टिकल में ये रहता है। रिसर्च आर्टिकल में आप बहुत सारा लिटरेचर नहीं डालते हैं, वो आपका जाएगा रिव्यू आर्टिकल में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका मटेरियल्स एंड मेथड्स। तो मटेरियल एंड मेथड में यानी आपने कैसे जो है वो नॉलेज एक्वायर किया, आपने कोई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उनमें क्या क्या मटेरियल आपने यूज़ किया, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपने यूज़ किए हैं, वो सारी डिटेल इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट रिजल्ट्स, आपके क्या रिजल्ट्स आए। उसके बाद डिस्कशन, मीन्स उन रिजल्ट्स का सिग्निफिकेंस क्या है, उनका लिंक क्या है अवेलेबल लिटरेचर के साथ में, और उसका फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है, वो सारा डिस्कस आपको करना पड़ेगा। डिस्कशन, आप जानते हैं कि डिस्कशन ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बहुत सारी इंडिपेंडेंस मिलती है। आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, तो ये परेशानी की बात भी हो जाती है कई बार, बहुत लोगों को समझ नहीं आता डिस्कशन कैसे लिखना है। तो अगर आपको जानना है डिस्कशन कैसे लिखना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक कमेंट डाल दीजिए कि आई वांट टू नो अबाउट दिस सेक्शन, तो कोशिश करूंगा इन फ्यूचर एक वीडियो लेके आऊँ आपके लिए। राइट, तो डिस्कशन आपने जो है वहाँ पे अच्छे से लिखना है। डिस्कशन एक तरह की बहुत ही कोर स्ट्रेंथ मानी जाती है एक रिसर्च आर्टिकल की। एनीवेज, अब डिस्कशन आपने लिख दिया, उसके बाद आपके पास समरी, कंक्लूजन, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन आर्टिकल्स आप लिख सकते हैं, जिसमें आप बताएंगे कि कंक्लूजन क्या है मेरी रिसर्च का। राइट, ये सारी बेसिक चीज़ें हमने कंप्लीट कर दी, तो आपका रिसर्च आर्टिकल का एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। रिव्यू आर्टिकल में अलग है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो इस तरह का आर्टिकल का एक स्ट्रक्चर, और इसकी एक वर्ड लेंथ होगी जिसमें आप उसके बाद आप टेबल भी देंगे, फिगर्स भी बनाएंगे, तो आपका एक रिसर्च आर्टिकल इस तरह से तैयार हो जाता है। तो ये आपका रिसर्च आर्टिकल हो गया, जिसमें आपने कोई न्यू नॉलेज या न्यू डेटा जनरेट किया है, जिसका एक सिग्निफिकेंस है, आपको लग रहा है कि ये ऐसी स्टडी है जिसमें मैंने न्यू नॉलेज क्रिएट किया है। राइट, तो ये हो जाता है आपका रिसर्च आर्टिकल का स्ट्रक्चर। चलिए अब आ जाते हैं रिव्यू आर्टिकल के ऊपर। नाम से ही पता लग रहा है रिव्यू आर्टिकल। रिव्यू मीन्स लिटरेचर रिव्यू। जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है लिटरेचर में वो आपको रिव्यू करनी है। आपको जो रिसर्च पब्लिश हुई है उस पर्टिकुलर डोमेन में, उस पर्टिकुलर एरिया में, बायोसाइंसेस में, आप स्पेसिफिक टॉपिक चूज कर सकते हैं। राइट, उसमें जितने भी रिसर्च पेपर पब्लिश किए गए हैं आपने उनको समराइज करना है, और एक नाइस और कोहेरेंट वे में आपको उसको प्रेजेंट करना होता है। जब आपने इस तरह से प्रेजेंट कर लिया, और आपने उसका सिर्फ प्रेजेंट ही नहीं किया, उसका डिस्कशन भी किया कि इसको जो है फर्दर किस डायरेक्शन में लिया जा सकता है, या इससे आगे क्या होना चाहिए, या इसमें क्या लूप होल्स हैं, ऐसी चीज़ें आप लिखेंगे, तो आपका एक तरह की लिटरेचर समरी हो जाती है उसमें उन आर्टिकल्स की। ये आपका रिव्यू आर्टिकल्स हो गया। रिव्यू आर्टिकल्स जिसमें आप कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप कोई इन्वेंशन नहीं कर रहे हैं। इसके केस में जो अवेलेबल लिटरेचर है उसको आप रिव्यू कर रहे हैं, उसको आप अच्छे ढंग से एक कोहेरेंट वे में सब लिटरेचर को लेके सारे जर्नल जहाँ जहाँ भी पब्लिकेशन हुई है वो सारे आर्टिकल आपको समराइज करना है, और एक इंटरेस्टिंग वे में आपको उसको पुट आउट करना है। रिव्यू आर्टिकल कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, वो अगर आपको जानना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, उसी बेसिस के ऊपर दूसरे वीडियोस ला सकता हूँ मैं। राइट, तो आपके पास उसमें क्या क्या सेक्शन आ जाते हैं। तो मैंने देखिए रिसर्च आर्टिकल में भी पहले पेज की बात नहीं की, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट भी होता है, टाइटल भी होता है, ऑथर की इन्फॉर्मेशन भी होती है। मैं डायरेक्टली इंट्रोडक्शन से शुरू कर रहा हूँ, अगर आपको उसके बारे में भी जानना है तो प्लीज़ मुझे बताएं। अब देखिए रिव्यू आर्टिकल में क्या होगा, वो चीज़ें तो कॉमन रहेगी, एब्स्ट्रैक्ट भी रहेगा, टाइटल भी रहेगा। इंट्रोडक्शन में जैसे आप आ जाते हैं, आप इंट्रोडक्शन देंगे, उस प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, उसके बाद आप बैक टू बैक हर एक सेक्शन में, इसमें रिजल्ट सेक्शन नहीं होगा, डिस्कशन नहीं होगा, इसमें आप पैराग्राफ वाइज एक पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन करेंगे, और उसमें जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उनको समराइज करेंगे, उसको एक अच्छे फॉर्मेट में एक कोहेरेंट वे में लिखेंगे, साइट करेंगे स्टडीज़ को, और इस तरह से आपका रिसर्च रिव्यू आर्टिकल, नॉट रिसर्च आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएगा। राइट, तो ये आपका रिव्यू आर्टिकल हो जाता है। इसमें बहुत इंडिपेंडेंस आपको मिलती है, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, और इसमें आपको जो है इमेजेस या फिगर्स खुद ड्रॉ करनी होती हैं। आप दूसरे जर्नल से भी ले सकते हैं, उनके कॉन्सेंट से, रिसर्च आर्टिकल से भी इमेजेस ले सकते हैं, उनके कॉन्सेंट होना चाहिए। लेकिन आइडियली तो ये है कि अगर आप खुद से उनको बनाएं, राइट, सो आप एक नया नॉलेज जो है क्रिएट कर रहे हैं, उसमें एक तरह से उन आर्टिकल्स को समराइज कर रहे हैं। तो इसमें क्रिएटिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कि आपका रिव्यू आर्टिकल जो है उसमें मेथड देना होता है आपको। तो इसमें कोई मेथड नहीं आता है, इसका सिंपल रहता है कि आपने आर्टिकल्स डाउनलोड किए, उनको पढ़ा अच्छे से, उनको अच्छे से समराइज किया। रिव्यू आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप दूसरों की स्टडीज़ को समराइज कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप अच्छे से उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं इनकम्प्लीट पढ़ के उनको लिखना नहीं है, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करके स्पेशली, तो हर एक पेपर को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, लाइब्रेरी क्रिएट करनी पड़ेगी, उनके मेन पॉइंट को आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, और उसके बाद वन बाय वन उनको अरेंज करके उनको समराइज करना पड़ेगा। राइट, अब रिव्यू आर्टिकल्स जो होते हैं वो किसी एरिया में ऐसे ही नहीं लिखा जाता है। और आप ऐसा है कि फर्स्ट ईयर PhD स्टूडेंट हैं, या UG PG स्टूडेंट, और आपको रिव्यू आर्टिकल लिखना है,
ऐसे आई विल नॉट सजेस्ट until you do some basic research in that area. तो अगर आप कोई लैब ज्वाइन कर रहे हैं, रिसर्च ज्वाइन कर रहे हैं, बेटर आपके लिए तब है जब आप उन पर्टिकुलर मेथड्स को अच्छे से जानें, आपने परफॉर्म भी किए हों। मान लीजिए आपने पब्लिश नहीं किया है लेकिन आपने डेटा एक्वायर किया है, आपको एक अच्छा नॉलेज हो जाता है उस पर्टिकुलर एरिया का, तब आप रिव्यू आर्टिकल में अपने आप को डालिए और उस पर मेहनत कीजिए। आपके रिव्यू आर्टिकल जो हैं वो आपको आपकी रिसर्च को सप्लीमेंट करेंगे। तो ये ध्यान में रखिए, ऐसा नहीं कि आपको एरिया पता ही नहीं है, आपने कभी उस एरिया में काम ही नहीं किया है और उस एरिया में आप रिव्यू पब्लिश करना चाहते हैं, आप कर लेंगे, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट क्या होगा कि आपको वो नॉलेज आपके बेनिफिट में आपको बेनिफिट नहीं देगा, वो आपके यूज़ में नहीं आएगा। और साथ ही साथ क्या होगा कि नॉलेज आप एक्वायर करेंगे लेकिन आपकी एक्सपर्टीज़ कहाँ गई? आप तो हर एरिया के एक्सपर्ट हो गए, ऐसा हो नहीं सकता। तो नेगेटिव भी चला जाता है, आपके प्रोफाइल के अगेंस्ट भी जा सकता है कि आप इस तरह से एरियाज पिक कर रहे हैं जो बिल्कुल बिल्कुल अपकमिंग एरियाज हैं और आपका एक थॉट प्रोसेस नहीं है। आपका एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए और उसी प्रोसेस के अंदर आपको जो एरिया पिकअप करके रिव्यू आर्टिकल लिखने चाहिए। रिव्यू आर्टिकल देखिए, आप रिव्यू आर्टिकल किस में पब्लिश करेंगे, ये क्वेश्चन आता है। तो बहुत सारे जर्नल जो रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करते हैं वो भी रिव्यू आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, और कुछ एक जर्नल्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक रिव्यू आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं और उनका इंपैक्ट बहुत हाई होता है। तो देखिए, आपके लिए रिव्यू आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, रिसर्च आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, और आप देखेंगे जो अच्छे रिव्यू आर्टिकल्स पब्लिश करने वाले जर्नल्स होते हैं वो इनवाइट करते हैं अच्छे ऑथर्स को कि आप जो है इसमें पब्लिश कीजिए। वो कैसे सिलेक्ट करते हैं? वो सिलेक्ट करते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑथर ने इस एरिया में कितना काम किया है। यानी एक तरह से वो इस तरह से हिंट दे रहे हैं कि वही आर्टिकल उस एरिया में लिखे जिसने उसमें काम किया है, राइट? तो या आप उस एरिया में काम करना चाहते हैं तभी आप रिव्यू लिखिए, या आप उस एरिया में काम कर रहे हैं तब उसमें रिव्यू लिखिए, या आपने उस एरिया में काम किया है मतलब रिसर्च की है या रिसर्च करना चाहते हैं या रिसर्च कर रहे हैं। तो आपका एक जो है थॉट प्रोसेस चैनलाइज हो जाता है, तो आपको जो है उस एरिया में आपका नाम बनता है, आपकी साइटेशंस इंप्रूव होती है। दूसरा एक रीजन है कि आप जो है अगर मान लीजिए किसी कारणवश रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं तो आप रिव्यू आर्टिकल लिखिए। तो उससे क्या होगा कि आप अप टू डेट रहेंगे रिसर्च में और आपका जो है एक तरह से कंट्रीब्यूशन होता रहेगा पब्लिकेशंस में, और ये आपके फेवर में जा सकता है। तो एक गैप नहीं होगा, आपकी साइटेशंस बढ़ती रहेंगी। साइटेशंस होती हैं, मान लीजिए आपने जितने पेपर पब्लिश किए हैं वो रेफर हो रहे हैं दूसरे पेपर्स में, तो आपकी साइटेशन बढ़ती जाती है। जितनी आपकी साइटेशन बढ़ती जाती है, आज की डेट में ये सिनेरियो है कि जिसकी जितनी साइटेशन है वो उतना अच्छा रिसर्चर है, बट इसके ऊपर भी बहुत सवालिया निशान हम लोग कर सकते हैं, या बहुत सारे लोग इसके ऊपर सवालिया निशान कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं रिसर्चर हूँ, मैं सिर्फ रिव्यू लिख रहा हूँ, रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग एरिया में पब्लिश कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा कि मेरी साइटेशंस बढ़ेंगी, राइट? तो क्या मैं एक अच्छा रिसर्चर हूँ? रिसर्च तो मैंने की नहीं, मैंने रिव्यू लिखे हैं। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना है, एक बैलेंस आपका हमेशा मेंटेन रहना चाहिए कि उससे क्या होगा कि आपने जो काम किया है वो आप रिव्यू भी कर रहे हैं, आप रिव्यू आर्टिकल्स भी पब्लिश कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, आपको सप्लीमेंट करेंगे वो रिव्यू आर्टिकल्स, आपकी रिसर्च को प्रमोट करेंगे, क्योंकि आप अपने पेपर्स के बारे में बताएंगे, उस एरिया में जो दूसरे पब्लिश कर रहे हैं उनके बारे में बताएंगे, आप एक एक्टिव रहेंगे। ऐसा नहीं कि बस रिसर्च पे ही आप कर रहे हैं फोकस, रिव्यू पे बिल्कुल छोड़ दिया है, और रिव्यू पे फोकस कर रिसर्च को बिल्कुल छोड़ दिया है, नो। इसलिए आप देखेंगे जब भी किसी भी रिसर्चर की प्रोफाइल देखी जाती है, देखा जाता है कि कितने रिव्यू आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, कितने रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किए हैं, कितने बुक चैप्टर्स, कितने दूसरी तरह के आर्टिकल्स या बुक पब्लिश किए हैं। यानी ये ज़रूरी है कि एक बैलेंस बनाया जाए और उसी बैलेंस को लेकर आगे चला जाए। तो उम्मीद करूंगा कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया स्ट्रक्चर, और उसका सिग्निफिकेंस भी आपको समझ में आ गया कि रिव्यू आर्टिकल्स क्यों ज़रूरी होते हैं और किस तरह से लिखे जाते हैं और पब्लिश किए जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दो चीज़ों की, पर्पज़ की और दूसरा लेंथ की, लेंथ ऑफ द आर्टिकल, और हम स्कोप को भी कंसीडर कर लेते हैं इसमें डिस्कशन में। तो पर्पज़ या स्कोप हमारे आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल का क्या रहेगा, रिव्यू का क्या रहेगा, तो दोनों का अलग रहने वाला है, राइट? दोनों का पर्पज़ बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे हम लोगों ने जो काम किया है, उस न्यू नॉलेज को हमने जो जनरेट किया है उसको कम्युनिकेट करना होता है पर्पज़। रिव्यू आर्टिकल में जो ऑलरेडी लोगों ने काम किया है, किसी ने भी किया हो, आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी ही आर्टिकल आप साइट करें, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, राइट? इसको सेल्फ साइटेशंस एक लिमिट तक ठीक है, जहाँ तक ये ज़रूरी है वहाँ तक, राइट? तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको दूसरों के भी आर्टिकल इंक्लूड करने हैं। तो यहाँ पे पर्पस हो जाता है कि ऑलरेडी जो आर्टिकल्स या रिसर्च पब्लिश हुई है उसको आपको कम्युनिकेट करना है उस पर्टिकुलर डोमेन में, ताकि लोग उनको पढ़ें और जाने, या उस पर काम करना चाहते हैं तो उनको एक आइडिया लग जाए कि अच्छा ऐसे तरह से रिसर्च हुई है और इस तरह का काम जो है आगे को इस पर्टिकुलर एरिया में होना बाकी है, या इस तरह का काम चल रहा है। ये आपका पर्पस रहता है, राइट? ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च के केस में आपको ये बताना है कि नया नॉलेज जो आपने जनरेट किया है वो क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। रिव्यू आर्टिकल्स के केस में आपको ये समराइज करना है कि जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है वो कितनी इफेक्टिव है, उसको डिस्कस करना है, वो क्या है, कौन कौन से उसके की पॉइंट्स हैं, और इससे क्या जो है फ़ायदा हो सकता है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या हो सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये डिफरेंस रहेगा, राइट? लेंथ वाइज
देखिए रिसर्च आर्टिकल यूजुअली एक मैंने आपको बताया कि वर्ड लिमिट रहती है उसमें, और रिव्यू आर्टिकल्स में भी रहती है, लेकिन आप उसको काफ़ी बड़ा लिख सकते हैं। उसमें आप थोड़ी क्रिएटिविटी करेंगे तो बहुत अच्छा रिव्यू आर्टिकल लिख सकते हैं। और रिव्यू आर्टिकल आपने अच्छा लिखा है तो वो अप्रिशिएट भी होता है, लोग उसको पढ़ते हैं डिटेल में, क्योंकि उससे उनको नॉलेज मिलती है उस पर्टिकुलर एरिया में। और रिव्यू आर्टिकल से आपको यूजुअली जो होता है कि ज़्यादा साइटेशंस मिलती है एज़ कम्पेयर टू रिसर्च आर्टिकल। बट इन माई एक्सपीरियंस मेरे जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं वो भी अच्छे साइटेशन मुझे प्रोवाइड करते हैं, और जो रिव्यू आर्टिकल्स हैं वो भी अच्छी साइटेशंस प्रोवाइड करते हैं। तो एक बैलेंस है, आई डोंट नो, इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च यू आर डूइंग, राइट। बट रिव्यू आर्टिकल्स में क्या होता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग साइटेड ज़्यादा होती है, क्योंकि आप दूसरे की रिसर्च को भी साइट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत सारी लिटरेचर को साइट कर रहे हैं, और अलग अलग लोग उसको पढ़ सकते हैं जिनको भी वो पर्टिकुलर जो रिसर्च आर्टिकल है वो रेफ़र करना हो, तो आपके रिव्यू के थ्रू वो रेफ़र कर सकते हैं, राइट। तो वो वहाँ पे साइट कर सकते हैं उसको। और भी ज़्यादा रिव्यू लिखे जाते हैं तो रिव्यू आर्टिकल्स जो हैं रिव्यूज़ में साइट किए जाते हैं। ये बताना होता है उनको कि कौन कौन से रिव्यू आर्टिकल्स इस एरिया में पब्लिश हुए हैं, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। अब मैं आपको एक की टिप दूंगा, अगर आप रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं या रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं, दोनों के केस में डिटेल में तो नहीं बताऊंगा मैं। अगर आपको डिटेल में जानना है तो कोशिश करूंगा एक नया वीडियो बनाने की जिसमें हम ये सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अब आते हैं रिसर्च आर्टिकल के ऊपर। रिसर्च आर्टिकल जब आप लिखें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सिचुएशंस आपको ऑनलाइन मिलेंगे, लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि आपके रिसर्च आर्टिकल्स में कोई भी टाइपो या ग्रामेटिकल एरर ना हो, बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है उनका। और दूसरा, जो आपकी फिगर्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से फॉर्मेटेड या ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। वो डेटा रिप्रेजेंटेशन जो है फिगर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका पहला इंप्रेशन होता है। देखिए, अगर कोई भी रिव्यूअर्स आपके पेपर को पहली बार देखेगा तो वो पढ़ेगा नहीं उसको इमीडिएटली, वो देखेगा आउटलाइन, ओवरऑल आर्टिकल कैसा है, इमीडिएटली आपकी फिगर्स पे चला जाएगा, वो वहाँ पे देखेगा कौन कौन सी फिगर्स हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डेटा के बारे में पता लग जाती है। और अगर वो हाई क्वालिटी है तो रिव्यूअर 101% उसको एग्री कर लेगा रिव्यू करने के लिए, और एक इंप्रेशन बन जाएगा कि आपका आर्टिकल एक अच्छा है, क्योंकि आपने एफर्ट डाला है वहाँ पे। वहीं से ही अगर आपके फिगर्स में प्रॉब्लम है ना, दिख नहीं रही है अच्छे से, आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया है, वहीं पे ही इंप्रेशन आपका खराब हो जाता है। तो रिसर्च आर्टिकल केस में आपने ये बात जो है बहुत ध्यान में रखनी है कि आपकी जो जो फिगर्स हैं वो अच्छे से फॉर्मेटेड हो, और उनमें जो इन्फॉर्मेशन है बहुत अच्छे वे में कम्युनिकेटेड की गई हो। आप जो मेरे पब्लिश किए हुए हैं रिसर्च पेपर्स, उनको देखिए ज़रा, आप कुछ देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है लेआउट तो आप वहाँ से भी आइडियाज़ ले सकते हैं। और दूसरे भी रिसर्चर आप देखेंगे उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से जो इमेजेस जो हैं वो क्रिएट की होती हैं, फिगर्स जो क्रिएट किए होते हैं, स्पेशली नेचर में आप देखेंगे, सेल में देखेंगे, साइंस में देखेंगे, बहुत मेहनत उन्होंने की होती है। और इवन किस तरह से कलर्स पिक करने हैं, किस तरह से ग्राफ्स के कलर पिक करने हैं, वो भी अपने आप में एक सेपरेट साइंस ही हो जाती है, आई वुड से, राइट। ये तो हो गया रिसर्च आर्टिकल के लिए। अब आते हैं रिव्यू आर्टिकल के लिए। रिव्यू आर्टिकल जब भी आपने लिखना है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, जब भी आप लिखना शुरू करेंगे तो एक बात आपने ध्यान रखनी है कि उस एरिया में कोई और रिव्यू पब्लिश तो नहीं हुआ जल्दी, यानी इसी साल में कुछ एक महीने पहले कोई रिव्यू पब्लिश हो चुका है, तो दैट मीन्स वो आप जो है आपके लिए मुश्किल हो जाएगी उसमें रिव्यू लिखना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो सारी स्टडी समराइज हो चुकी होंगी। तो आपने सबसे पहले, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिव्यू आर्टिकल के लिए, एक टॉपिक सिलेक्ट करना। टॉपिक आप रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट, बट ऐसे नहीं करना। टॉपिक जब रिव्यू आर्टिकल के लिए आप सेलेक्ट करेंगे तो टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि उस एरिया में किसी ने उसको टच ना किया हो। रिसर्च बहुत सारी अवेलेबल हो, रिव्यू कोई भी ना अवेलेबल हो, आपके पब्लिकेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि उसको किस तरह से हम लोग पिन पॉइंट कर सकते हैं या किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो गैप्स, वो लूप होल्स, तो बताइए कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ आप डालिए, तो कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की, और उम्मीद करूंगा आपके लिए वो वीडियो हेल्पफुल रहेगा, राइट। तो ये कुछ टिप्स हो गई, कुछ पॉइंट्स हो गए, और बहुत सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर की। हमने जाना रिसर्च रिव्यू में क्या डिफरेंस रहता है, हमने ये भी जाना उनके की पॉइंट्स क्या रहते हैं, हमने ये भी जाना कि स्ट्रक्चर कैसे रहता है, पर्पज़ क्या रहता है। तो उम्मीद करूंगा कि आपकी जो क्लैरिटी है वो हुई होगी इस पर्टिकुलर वीडियो से। आपने जाना होगा कि अच्छा इस तरह से रिव्यू लिखा जाता है, इस तरह से रिसर्च की जाती है, रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं, राइट। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, और इसी तरह की डिस्कशन आपके साथ करूंगा मैं। इसी तरह से आपको जो है, जो मेरे पास नॉलेज है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा सिंप्लीफाइड वे में। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे आप कांटेक्ट कीजिए, मुझे पूछिए, और कोशिश करूंगा आपको जो है इन्फॉर्मेशन, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दूँ। और अगर आप कोई अपडेट मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी प्लीज़ कीजिए, राइट। ये एक 2 वे प्रोसेस हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से रिसर्च करेंगे। आपको ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। आप अच्छे से रिसर्च करें, एक
अच्छा आर्टिकल लिखें, अच्छा रिव्यू लिखें और जिसमें आपको भी प्राउड फील हो और आपको भी लगे मैंने जो है सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोई भी काम करें उसको पैशन के साथ करें, उसको इंटरेस्ट के साथ करें। एक आर्टिकल का एक पैराग्राफ भी लिखना हो, उसको भी इस तरह से लिखें कि आप फाइनली सेटिस्फाई हो जाएं कि मैंने कुछ नया किया है, एक नई जो है वो कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज की, राइट। तो उम्मीद करूंगा इस तरह से ही आप काम करेंगे और बने रहेंगे मेरे साथ और जुड़े रहेंगे बेसिक साइंस सीरीज़ के साथ, राइट। अगली बार एक और वीडियो लेके आऊँगा मैं जिसमें हम इसी तरह की बातें डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।